मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने के लिए आया हूँ। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको स्पर्मेचुरिया, मतलब मेल पेशेंट्स आते हैं। ऐसे होता है कि उनको ना शुक्र धातु आता है अपना, जब जब भी उनका ना यूरिन पास होता है ना, तो शुक्र धातु निकलता है। तो ऐसे हमारे पास पेशेंट बहुत आते हैं। तो हम क्या सोचे, किस तरह से चिकित्सा करें, और हम लोग का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो एकदम 100% सही होना चाहिए। यह सब विचार करने के लिए मैं अपना जो अभी लेक्चर है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जब भी प्रेजेंस ऑफ स्पर्म इन यूरिन, अब मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो प्रैक्टिस में आते हैं, वो बोलते हैं कि हम ना मल प्रवृत्ति को जाते हैं, स्टूल पास करने जाते हैं वॉशरूम, तो हमारे को उस समय भी शुक्र निकल जाता है। अगर हम लोग बस में जा रहे हैं तो किसी लड़की को देख लिया तो शुक्र निकल जाता है। तो ये शुक्र जो रहता है ना, इतना पतला हो जाता है। तो मैं अभी भेषज रत्नावली का भी बताऊंगा कि उसमें शुक्र मेह के बारे में क्या पता है। लेकिन मैं अभी पहले सबसे पहले अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के नोट से कुछ आप लोगों को, कुछ अपने सर ने हमें जो सिखाया है, कुछ कुछ योग बताए, वह मैं पहले बताऊंगा। और फिर उसके बाद में भेषज रत्नावली में शुक्र में रोगाधिकार में क्या क्या घटक द्रव्य बताएं, क्या क्या मेडिसिन बताएं, वो सब मैं आप लोगों के सामने प्रकट करूंगा। तो पहले हम लोग अगर देखते हैं स्पर्मेचुरिया, मूत्र शुक्र, मतलब शुक्र जो रहता है वह यूरिन के साथ आने लगता है, क्योंकि दोनों का रास्ता एक जगह ही रहता है। मतलब जो हमारा यूरेथ्रा रहता है, मेल यूरेथ्रा, वहीं से स्पर्म भी निकलता है, वहीं पे से यूरिन भी निकलता है। तो वो मिक्स हो जाता है। हो सकता है कि कभी कभी वहां पे कोई लीकेज होने लगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी शुक्र इतना पतला हो जाता है कि यूरिन के द्वारा निकलने लगता है। उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग कुछ मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताता हूँ, जो हमारे सर ने सिखाया है वह नॉलेज जो है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो स्पर्मेचुरिया या मूत्र शुक्र जो रहता है उसको बोलते हैं कि इट इज प्रेजेंस ऑफ स्पर्म इन द यूरिन, मतलब स्पर्म रहना यूरिन में, इसको स्पर्मेचुरिया बोलते हैं। ट्रीटमेंट जो रहता है इसको हम लोग कफज प्रमेह की तरह ही देखते हैं, कफज प्रमेह की तरह ही चिकित्सा करते हैं। इसमें कभी भी मधुर रसात्मक द्रव्य नहीं देना है, और इसमें मधुर रस नहीं देना है, क्योंकि यह कफ वर्धन करने वाले और शुक्र वर्धन वाले द्रव्य रहते हैं जो मधुर रसात्मक रहते हैं। हमें यहाँ पर शुक्र बढ़ाना नहीं है, हमें यहाँ पे स्तंभन करना है और रसायन द्रव्य देने हैं, ताकि जो शुक्र है वो जो पानी जैसा हो गया है वह निकले ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, वह हमें जानना बहुत जरूरी है। कभी भी मधुरस और कफ वर्धन दवाइयां नहीं देनी है, यहाँ पर हमें स्तंभन करने वाली और रसायन करने वाली दवाइयां देनी है। तो उसमें कटक खदिरादि कषायम करके आता है, कतक खदीरादि कषायम। ये 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, खाने के बाद या खाने के पहले अगर दे दिया जाए तो शुक्र व स्त्रोतस पे वो काम करता है, तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से आरक वदादि कषायम, यह क्या करता है कि स्त्रंसन कार्य करता है, अपान वायु को निकालता है, मल को निकाल देता है। और जब अपान वायु बैलेंस हो जाता है तो जो मूत्र शुक्र है उसमें बहुत काफी हद तक फायदा हो जाता है। इसलिए आरक वदादि कषायम का प्रयोग करने से मेरे प्रैक्टिस में फायदा हुआ है, और हमारे सर ने भी यही सब सिखाया है। इसी तरह से कल्याणक कषायम करके आता है, उसका भी प्रयोग 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, खाने के पहले अगर कर दिया जाए तो कल्याणक कषायम का भी प्रयोग बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से कुछ चूर्ण मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों को प्रैक्टिस में बहुत अच्छा फायदा होगा। उसमें आता है कि त्रिफला चूर्ण 5 ग्राम लेना है, और अब्रक भस्म 500 mgm 4 रत्ती की मात्रा में लेना है। इसको शहद के साथ सुबह शाम लेना है। तो त्रिफला और अब्रक जो है, त्रिफला 5 ग्राम ले लिया, और अब्रक भस्म है वो 500 mgm, मतलब 4 रत्ती की मात्रा में ले लिया। यह जब हम देते हैं ना तो 100% मूत्र शुक्र जो है, मतलब यूरिन में जो स्पर्म आ रहा है वो आना बंद हो जाता है। इसी तरह से पुष्यानुक चूर्ण, जो हम पुष्यानुक चूर्ण ज्यादातर ये देखते हैं कि वह कषाय रसात्मक रहता है और रक्त प्रदर की दवाई है। लेकिन यहाँ पर भी जब हम लोग देते हैं तो पुष्यानुक चूर्ण के कंटेंट्स जो भी है, घटक द्रव्य है, वह स्पर्मेचुरिया के कंडीशन को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग भी यूज करके देखिए, आपके पेशेंट में भी बहुत, क्योंकि ये कॉमन बढ़ते हुए समस्या है। आजकल हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं ना, तो 95% 99% लोगों को ना ये प्रॉब्लम है कि उनको यूरिन जो है वो मतलब स्पर्म जो है बहुत पतला हो गया है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो गया है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, नाइटफॉल हो रहा है। क्योंकि आजकल का वातावरण ऐसा है, लाइफस्टाइल ऐसा है, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। लोगों का आयु कम हो रहा है क्योंकि शुक्र धातु का क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है, अति मात्रा में हो रहा है। तो इसीलिए आप त्रिफला चूर्ण और अब्रक भस्म का ये योग है, इसका प्रयोग करके देखिए, आपके पेशेंट को 100% फायदा होगा।
पुष्यानुक चूर्ण का फायदा होगा, ये आप लोग करके देखिए। इसी तरह से यष्टि मधु चूर्ण अगर दूध के साथ मिक्स करके दे दिया जाए, और वो भी कितना देना है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को। यष्टि मधु वमनोपग है, ज्यादा मात्रा में देंगे तो उल्टी जैसा आएगा, रुलास होगा, नौशिया होगा। वमनोपग द्रव्य है, लेकिन अगर वह 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को 5 से 10 ग्राम तक अगर आप देंगे तो उतना सफिशियंट है। वह जो शुक्र में है इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से एक शिवा गुलिका आता है। शिवा गुलिका के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, तो 2-2 गोली सुबह शाम अगर दे दिया जाए तो उससे बहुत बढ़िया काम करता है। शिव नाम इसलिए क्योंकि वो कल्याणकारक रहता है, मंगलमय रहता है, और वह शुक्र धातु को, शिवा गुलिका का प्रयोग जो है वो हम लोग किडनी फेलियर में भी करते हैं, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में करते हैं हम लोग, और किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में करते हैं। इसी का फायदा यहाँ पे जहाँ स्पर्म आ रहा है यूरिन में, इसमें भी करते हैं। तो शिवा गुलिका का प्रयोग मेरे प्रैक्टिस में तो बहुत अच्छा फायदा किया है। इसी तरह से शिलाजीत का कैप्सूल है, 1-1 गोली सुबह शाम, मतलब 1-1 रत्ती की मात्रा में अगर शिलाजीत का प्रयोग कर दिया जाए तो वो जो शुक्र है वो गाढ़ा हो जाता है और इजीली इस तरह से नहीं निकलता है। इसी तरह से कुछ पेशेंट जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस में रहने की वजह से उनका शुक्र निकल जाता है बहुत आसानी से, ओजशय के लक्षण रहते हैं। तो इसीलिए उसमें मानस मित्र गुटिका का प्रयोग करते हैं। 2-2 गोली सुबह शाम अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सुकुमार लेहम करके आता है, 2 चम्मच सुबह रसायन काल में दे दिया जाए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में दे दिया जाए, सुकुमार लेहम उसका प्रयोग कर दिया जाए, और शाम को 3:30 से 5 बजे के बीच में अगर कर दिया जाए तो वो पच जाता है रात को खाने तक, तो वह बहुत बढ़िया काम करता है सुकुमार लेहम। उसी तरह से धन्वंतर घृतम, यहाँ पर हमें मतलब शुक्र धातु को भी अच्छा करना है, और हमें वहां पे स्नेहन भी करना है, और अपान वायु को भी कंट्रोल करना है। इसलिए 10 ml सुबह 10 ml शाम को अगर हमने धन्वंतर घृतम का प्रयोग कर दिया, जो प्रमेह रोगाधिकार में धन्वंतर घृतम बताए, उसका प्रयोग करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मन पे काम करना है, क्योंकि स्पर्मेचुरिया हो रहा है, यहाँ पे मन बहुत दुर्बल रहता है, इसलिए मन कंट्रोल नहीं कर पाता है वहां पर, और इसकी वजह से शुक्र बहुत जल्दी जल्दी निकलने लगता है, और जितना शुक्र निकलेगा उतना इम्यूनिटी कम होता जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए कल्याणक घृतम है, महाकल्याणक घृतम है, इनका प्रयोग अगर करें 10 ml सुबह 10 ml शाम को, 1 या 2 चम्मच अगर सुबह शाम दे दिया जाए तो इससे माइंड भी स्ट्रांग हो जाता है, और शुक्र धातु अच्छा बन जाता है, और ये जो पतला शुक्र है वह उस पर काफी हद तक फायदा होता है। इसी तरह से एक त्रिकंटकादि घृतम आता है, उसका प्रयोग अगर कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें इसी क्रम में आसवरिश जो है, तो चंदनासव, चंदनासव आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऐसा मार्केट में मिलता है, 45 ml सुबह 45 ml शाम को। चंदन जो रहता है वो कषाय रसात्मक रहता है, और यहाँ पर चिकित्सा हमें देना ही है स्तंभन करने वाले द्रव्य और रसायन द्रव्य, तो चंदनासव का बहुत अच्छा उपयोग रहता है। इसी तरह से अशोकारिष्टम का प्रयोग बहुत बढ़िया रहता है। अशोकारिष्टम ये मैं सोचे कि स्त्री रोगों में और केवल मतलब रक्त प्रदर में ही काम करता है, श्वेत प्रदर में ही काम करता है, ऐसा नहीं है, पुरुषों के लिए भी अशोकारिष्टम जो है वो 45 ml सुबह 45 ml शाम को, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से त्रिफलारिष्टम, त्रिफला से बनाया हुआ वो कषाय रसात्मक रहता है, स्तंभन भी करता है, रसायन का कार्य भी करता है, और जो शुक्र में की कंडीशन है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अब्रक भस्म जो है 1 से 2 रत्ती, मतलब 125 mgm से 250 mgm तक सुबह और शाम हम लोग शहद के साथ देते हैं। सहस्त्रपुटी अब्रक दे दीजिए, या शतपुटी अब्रक दे दीजिए, या 1 पुटी अब्रक भस्म दे दीजिए, किसी भी तरह का जिससे पेशेंट को अफोर्ड होता है उसका प्रयोग करिए। अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा प्रॉब्लम खुद भी है, खुद भी सेवन करेंगे तो आप लोगों को खुद भी फायदा होगा। अब्रक भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक आता है कन्माद कन्माद भस्मम, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो कन्माद भस्म का भी प्रयोग करते हैं, तो 1 रत्ती से 2 रत्ती की मात्रा में करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रजत भस्म जो रहता है, चांदी का भस्म, रौप्य भस्म जो बोलते हैं, उसका प्रयोग करने से भी वह, क्योंकि कषाय रसात्मक होता है, शुक्र की भी वृद्धि करता है, और यह जो कंडीशन है उसको ठीक कर देता है। इसी तरह से वंग भस्म का प्रयोग करते हैं, तो 1 रत्ती से 2 रत्ती की मात्रा में करने से बहुत बढ़िया काम होता है। 1 चुटकी या 2 चुटकी, पेशेंट का जैसा कंडीशन है उस हिसाब से करने से फायदा होता है। अब मैं आप लोगों को भेषज रत्नावली से बताता हूँ। भेषज रत्नावली ने इतना बढ़िया इसमें उल्लेख किया गया है, डॉक्टर गोविंदनाथ सेन जी हैं जो कलकत्ता के डॉक्टर हैं, उन्होंने 18वीं शताब्दी में इसके बारे में पूरा भेषज रत्नावली लिखा है, और उन्होंने कुछ मॉडर्न एस्पेक्ट किए, मतलब मॉडर्न के हिसाब से आयुर्वेद के कुछ कुछ द्रव्य बताए हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा है तो आयुर्वेद, लेकिन ये थोड़ा प्रेजेंस
प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से भेषज रत्नावली लिखा है, बहुत बढ़िया है। इसमें ऐसा बताया है कि यो वशीकुरुते मूढ़ो अविनारेत शयम शुक्र में हो भवे तस्य गदस्त्वत्यंत दारुणः। इसका मतलब यह है कि जो इंसान जो है, जो मन को वश में नहीं रखता है, और वो मूढ़ पुरुष, मूर्ख पुरुष है, वो जो हस्त मैथुन करता है, मास्टरबेट करके शुक्र निकाल देता है, अयोनि गमन करता है, योनि में न डाल के, मतलब माउथ में निकाल रहा है या फिर पशुओं में निकाल रहे हैं, कैसे ना कैसे करके शुक्र को निकाल रहे हैं, और निंदित विधि से शुक्र निकाल रहे हैं, और अति मात्रा में शुक्र निकाल रहा है, अत्यंत स्त्री भोग कर रहा है, अति मैथुन कर रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि भयंकर से भयंकर शुक्र में हो जाता है। शुक्र में का मतलब है कि यूरिन में भी शुक्र आने लगता है, क्योंकि शुक्र जो है वो एकदम पानी जैसा होता है, उसका कंसिस्टेंसी जो रहता है ना, जो चिपचिपापन, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम द्रव, जो ये बताया सुश्रुत संहिता में, उस तरह का नहीं रहता है, एकदम पानी से भी ज्यादा वो एकदम पतला रहता है, कभी भी निकल जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल एमिशंस, या स्पर्मेटोरिया, या स्पर्मेचुरिया, इस तरह का कंडीशन रहता है। तो ये शुक्र में हो जाता है जब बहुत ज्यादा हस्त मैथुन या अति स्त्री संभोग कर दिया जाए, ऐसा जो कंडीशन रहता है उसमें हमें इसको शुक्र में बांधना चाहिए। अब शुक्र में के लक्षण क्या बताए हैं, भेषज रत्नावली में बताया है कि वर्चो मूत्राति वेगे न कंदर्पास स्याति वेगतः रेतश्च्युति भवेत् कांता विलास स्मरणादपि स्वप्ने अपि कामनी भोगानुभवादपि संतप संपतेत मलाबंध जीर्णापोया मेहाव्यामस्तथा भोज्यपेयादि द्रव्याणाम निषेचात्युपसेवनात् तंद्रायं शयने वापि स्खलत्येव हि मानवः गजोश्वाश्वयानिश्च व्यामहे वस्त्र घर्षण ही जीवनाधार भूतस्य ज्योति शुक्रस्य जायते। इतना बढ़िया बताया इन्होंने, एकदम एनालिसिस किया है। ऐसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं, 100% ऐसे ही पेशेंट आते हैं। जो आप्त वचन है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे ही पेशेंट आते हैं। उन्होंने जो बोला है वही ऐसे ही पेशेंट आते हैं। वो बोलते हैं पुरुष के साथ या मूत्र के साथ, जो अपने आशय में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पुरुष अगर संचित हो गया या मूत्र संचित हो गया, तो उनमें आशय जो रहते हैं फूल जाते हैं, क्योंकि वायु जो है वो अपान वायु का पूरा क्षेत्र है। उसकी वजह से शुक्र जो है वो मूत्र जब निकालते हैं तभी निकलने लगता है। जब ये वॉशरूम को जाते हैं, जब मल प्रवृत्ति हो रही है तभी स्पर्म निकलने लगता है। या स्त्री समूह का स्मरण मात्र करने से, मतलब उसमें इरेक्शन की भी जरूरत नहीं रहती है, थोड़ा सा केवल सोच भी लिया स्त्री के बारे में तो शुक्र एकदम निकल जाता है। या फिर खांसी के वेग से, कास का वेग आता है, इतना जोर से खांसी आती है कि शुक्र निकल जाता है, और बहुत ज्यादा शुक्र निकल जाता है, तो ये वीर्य का शरण हो जाता है। ये एक तरह से विकृति है, प्रकृति नहीं है। इसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट इस तरह से आते हैं, जो हॉस्टल लाइफ में बच्चे पढ़ रहे हैं, बीएमएस के बच्चे, उनका फोन आता है कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। ये मतलब 99% लोग में आजकल हो रहा है, क्योंकि आज अंबानी ने हमें जो 2 GB का दे दिया है ना डेली का डेटा, तो लोग ना उसका मिसयूज कर रहे हैं। बहुत गलत सलत चीजें देखी जा रही है, जो हमें शुक्र का क्षय कर रही है। और भारत का संस्कृति जो है एकदम पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जो पहले बताया जाता था कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए शादी के पहले 25 साल तक, उसके बाद में विवाह संस्कार करिए, और उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में जाइए, ये सब अब लिव इन रिलेशनशिप हो गया, और बहुत सारे गलत सलत चीजें हो रही है। उसके वजह से शुक्र क्षय बहुत हो रहा है। जब से रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ गया है, अब शादी भी नहीं करना है और ऐसे ही रहना है, गर्लफ्रेंड के साथ रहना है, लिव इन रिलेशनशिप। ये सबसे क्या हो रहा है कि विकृति आ रही है, बीमारी आ रही है। और बताया है कि सोते हुए स्वप्न में जो नाइटफॉल हो जाता है, रात्रि में नाइटफॉल, सोते सोते भी केवल मन में अगर आया और शुक्र निकल गया, झूठा अनुभव जब रहता है, मतलब वो असली चीज नहीं रहता है, झूठा अनुभव से वीर्य का शरण हो जाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं जब तक हमारा शुक्र नहीं निकलता है हमें रात को नींद ही नहीं आती है। मतलब वो इतना काम में आसक्त रहते हैं, मतलब इतना ज्यादा उनका माइंड जो रहता है वो इतना डिस्टर्ब रहता है, केवल 24 घंटे वही सब चलते रहता है। उसी तरह से अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, उन लोगों को भी स्पर्मेचुरिया हो जाता है। अजीर्ण की अवस्था में जिनको खाना पच नहीं रहा, इनडाइजेशन है, उनको भी शुक्र क्षय होता है, मतलब शुक्र में होता है। जिसको गोनोरिया है, पुए में है, जो गलत जगह जाके प्रोस्टिट्यूट वगैरह के पास जाके रेड लाइट एरिया में जाके संबंध बना लेते हैं, और वहां से जो इन्फेक्शन आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पुए में जो होता है, गोनोरिया या सिफिलिस हो जाता है। तो इन रोगों के कारण, या जो लोग व्यायाम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, दिन में सो जाते हैं, रात्रि में बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं,
हैवी डाइट जो किया जाता है 10, 11, 12, 1, 2 बजे जो खाना अति मात्रा में खाया जाता है, उसी तरह से जो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ओवर ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड्स, या दूध के रूप में लें, जूस के रूप में लें, या सूप के रूप में लें, जो ओवर ड्रिंकिंग ऑफ लिक्विड लिया जाता है, और तंद्रा के समय ड्राउजीनेस जब हो गया है, या सोते हुए भी वीर्य स्खलित हो जाता है, ये बता रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन जिसको है उसको भी शुक्र निकलता है, अजीर्ण में भी निकलता है, गोनोरिया में भी निकलता है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो अपान क्षेत्र में है उनके वजह से शुक्र निकल जाता है, सोते सोते निकल जाते हैं। तो इसको हम लोग रात्रि में या शुक्र में स्पर्मेचुरिया ऐसा बोलते हैं। या तो यूरिन के साथ निकलेगा या ऐसे ही निकल जाएगा, एक छोटा सा पेशाब होता है 2 सेकंड का होता है और उसमें शुक्र निकल जाता है। ये बहुत बेकार कंडीशन है, इसकी वजह से क्या होता है, मन चिड़चिड़ रहता है, काम करने की एफिशिएंसी है वो विकृत हो जाती है, और पेशेंट जो रहता है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है। और ये और बढ़ गया तो ओजशय होता है, इंसान का जो चेहरा है वो पूरा निस्तेज हो जाता है, काम करने में मन नहीं लगता, उसका हर समय चिड़चिड़ होता है, किसी से वो सोशली कनेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब उसका मन विकृत होता है। तो ये सारा चीज हो जाता है। या फिर उस जमाने में ऐसे बोल रहे हैं कि हाथी की सवारी ज्यादा करने से, ऊंट की सवारी ज्यादा करने से, घोड़े की सवारी ज्यादा करने से, अति व्यायाम करने की वजह से, या फिर प्राइवेट पार्ट्स में कपड़े से थोड़ा सा भी घर्षण हो गया तो उसके वजह से शुक्र जो है, जो जीवन का आधारभूत है, अपना शरीर जो है वीर्य पे ही टिका हुआ है, जितना शुक्र रहेगा उतना हमारा इम्यूनिटी रहेगा, और जितना शुक्र का क्षय होगा उतना हम लोग मृत्यु की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए ना दिन में भी शुक्र का क्षय हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर हम बस में जा रहे होते हैं, किसी लेडी से टच भी हो गया तो हमारा शुक्र उधर ही निकल जाता है। सोचिए मन कितना उनका कमजोर है कि वो होल्ड ही नहीं होता है, केवल टच भी हो गया, किसी भी तरह से टच हो गया तो शुक्र निकल जाता है। ये सारा ऐसे पेशेंट हमारे पास आते ही हैं। और इनके लिए जो रास्ते पे जो तंबू लगा के बैठते हैं ना, खानदानी आयुर्वेदिक दवाखाना वाले बैठते हैं, वो लोग ना क्या करते हैं कि स्टेरॉइड्स लेके आते हैं और बहुत सारे ना ऐसी चीजें देते हैं जो गलत चीजें जा रही है। तो वो लोग पैसा कमाते हैं, 40-40 हजार, 50-50 हजार स्वर्ण भस्म के नाम पे बेचते हैं। क्यों ना हम प्रॉपर जो डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, हम लोग अच्छे से इलाज करें, ताकि जो हमारा पब्लिक है वह गलत चीजों, गलत जगह जाके अपना पैसा वेस्ट ना करे और वो परेशान ना रहे। हम लोग कैसे स्वास्थ्य देना चाहते हैं, समदोषा समाग्निश्य समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियमना स्वस्थित्य विधीयते। तो आयुर्वेद का प्रयोजन है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम च। तो हम लोग अच्छा प्रॉपरली डायग्नोस करके प्रॉपरली ट्रीटमेंट करें। तो पहले तो हेतु का सेवन जो है वह बंद करना है हमें। संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जनम, निदान परिवर्जन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से और भी बता रहे हैं, इन्होंने भेषज रत्नावली में बताया कि त्रिवारम चतुवारम दिवारात्रो पतेत क्वचित एवं गुड़ रूढ़ गुड़ो गदो मूढ़ो ध्वज शतिल्य में मतलब कभी कभी दिन में, कभी कभी रात में 3 बार 4 बार 5 बार शुक्र निकल जाता है। दिन में भी 3 बार निकल जाता है और रात को भी निकल जाता है। और इसके बढ़ने की वजह से इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है, इरेक्शन ही नहीं होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं, जब वो अपनी वाइफ के साथ रियल में करना चाहता है तो वो नहीं हो पाता है। और ऐसे ही ना स्त्रियों में भी पाया जा रहा है। मेरे को आज भी बहुत सारे फोन आए कि सर हमको ना जो वामनी योनि व्यापक बताए कि जब उनका इंटरकोर्स होता है तो शुक्र जो है ना, क्योंकि स्त्रियों को भी ये आदत हो जाती है कि मास्टरबेट करके अपने को स्खलित करना है। मतलब मैं ऐसे केवल पुरुष जाति को ही नहीं बोल रहा हूँ, स्त्रियों में भी ऐसा आदतें हो जाती है, हैबिट है हो जाता है कि उनका जो है ना होल्डिंग कैपेसिटी यूट्रस का वो नहीं रहता है उनका, मतलब या तो वजिनाइटिस रहता है या फिर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन रहता है, तो उस वाइट डिस्चार्ज होता है या कुछ ना कुछ होता है। तो वामनी योनि व्यापक में बताया कि इंटरकोर्स होने के बाद जितना भी शुक्र है वह पूरी तरह से निकल जाता है, 1 घंटे बाद निकल जाएगा या 2 दिन बाद निकल जाएगा। बॉडी जो है ना, मतलब यूट्रस है, जैसे हम लोग बहुत खाना खाया, बहुत खाना खाया हमने और हमारा शरीर में अग्नि अच्छा नहीं है तो वो उल्टी की तरफ से निकल जाता है। उसी तरह से वामनी योनि व्यापक में वायु की इतनी ज्यादा दृष्टि होती है कि वो शुक्र जो है वो पूरी तरह से एक्सपेल कर देता है, वह एक तरह से उल्टी कर देता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो इसके वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें ना हेतु सेवन वो बंद करना होगा।
हम लोग कैसे चिकित्सक है, हम लोग किसी की गलतियां निकालने के लिए नहीं आए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं आए, हम चिकित्सा करके उसको ठीक करने आए, जो बिगड़ा हुआ चीज है उसको हम सही करने के लिए आए। तो इसीलिए हमें हेतु समझना चाहिए कि स्त्रियों में भी अगर ऐसा हो रहा है, वामनी योनि व्यापत हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, हमें उसकी चिकित्सा करना है। पुरुषों, अभी आज का जो टॉपिक वो पुरुषों से रिलेटेड है, मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, और मेल का जो नॉर्मल जीवन है उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बात करूंगा। इसी तरह से बता रहे हैं कि न शक्न्यानुमर्द्य तु कचातिन मदम स्मरण स्मरण विलासी नानाम पद ध्वज तीव्र विषाद युक्त कचादि स्मरण कचादिन मरणम विरक्त। मतलब शुक्र में अगर बढ़ जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, इसका क्या मतलब, क्यों ये इतना सीरियस मैटर है कि मुझे आज संडे को इस पर लेक्चर लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ना इसके बढ़ने से शुक्र में जब ज्यादा बढ़ जाता है, स्पर्मेचुरिया जब ज्यादा बढ़ जाता है, यूरिन के थ्रू निकल रहा है, या नाइटफॉल हो रहा है, या फिर दिन में 3 बार 4 बार इतना ज्यादा निकल रहा है, तो इसकी वजह से पुरुष जो है वो मैथुन करने में असमर्थ हो जाता है, और वह मैथुन क्रिया के पूर्व ही शुक्र उसका निकल जाता है। 1 सेकंड या 2 सेकंड लगता है, छोटा सा पेशाब जैसा होता है, और शुक्र पूरा निकल जाता है और पूरा मूड खराब हो जाता है, मतलब जो करना चाहिए वो तो हो ही नहीं पाता है। इसी तरह से रोगी अत्यंत दुखी रहने लगता है, और कभी कभी उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मतलब वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो जाता है कि डिवोर्स तक हो जाता है। मतलब ये कंडीशन है, आज बहुत बड़ा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। तो इसके लिए हम चिकित्सक है, हमारा काम है चिकित्सा करना। अब इसके उपद्रव क्या होते हैं, शुक्र में क्या उपद्रव क्या है, तो बताया कि ध्वजभंग प्रतिश्चायो स्त्रिक देशे च वेदना विषण्णता गदोद्वेग कासु यक्ष्मारतिस्तथा कोष्ठावरोध शिरश्च घृणनम वहनिस विनाशस्त्वतिसार एव राशश्च पुष्टिर्ननु नीलिमा दृशोर्जीर्णमेते प्रभवन्ति उपद्रवाः। इसका मतलब ये है कि सबसे पहला पहला क्या सिम्टम होता है, तो ध्वज भंग होता है, इरेक्शन ही नहीं होता है। 25-25 साल के पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनका नया नया शादी हुआ है और उनको इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, आगे तो उनका लाइफ तो बर्बाद ही है, मतलब पूरा जो मैरिटल उनका लाइफ है, शादीशुदा जिंदगी है, वो पूरी तरह से खराब है। तो ध्वजभंग ही हो जाता है, इतना ज्यादा शुक्र में होता है। फिर प्रतिशय जुकाम हमेशा उनको रहता है, साइनोसाइटिस रहता है। फिर त्रिक प्रदेश में, कमर में, सैक्रम का एरिया जो है वहां पर वेदना रहती है। और विषणता मतलब हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा ग्लानि युक्त, गिल्ट फील होते रहता है कि हमने ये क्यों किया, गिल्टी फीलिंग उनको हमेशा रहता है। फिर गदोद्वेग नाम का व्याधि हो जाता है, जो सिजोफ्रेनिक पेशेंट रहते हैं, मतलब अपनी ही दुनिया में रहना, वो लोग भी इतना ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं कि गदोद्वेग जो बीमारी नहीं है तब भी उनको लगता है कि कुछ ना कुछ उनको बीमारी है। इसी तरह से वो बोलते हैं कि हमारा जो लिंग है, पेनिस है, वो टेढ़ा हो गया, उसमें इरेक्शन नहीं हो रहा है, लिंग छोटा हो गया है। वो बहुत जिंदगी भर दवाइयां खा ढूंढते रहते हैं कि लिंग बढ़ाना है, हमें हमें इरेक्शन क्या करना है, लेकिन वो मूल कारण पे नहीं जाते हैं कि शुक्र क्यों निकल रहा है इतना ज्यादा। उसी तरह से उनको कास हो जाता है, खांसी हो जाती है, राजयक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, एड्स भी हो जाता है क्योंकि ज्यादा शुक्र का क्षय होगा। तो एड्स ज्यादा, सारे CD4 काउंट है वो कम हो जाता है, इन्फेक्टेड रहते हैं, HIV पॉजिटिव भी रहते, तो वो उसमें अगर शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, वो ना रेड लाइट एरिया में जाके और उनको एड्स हो गया, और उनको ये सारे कंडीशन है, उनको इतना ज्यादा शुक्र निकलता है। उसी तरह से किसी भी काम करने में रुचि नहीं रहती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, अरति बहुत ज्यादा होती है, मलबद्धता कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, क्योंकि अपान क्षेत्र में एक ही जगह पे वेगान धारित न होती रहती, एक ही जगह से वेग ज्यादा निकलेगा तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा उनका। फिर सिर घूमते रहते हैं, उनको सर ऐसे हैवी लगता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, ना पढ़ने का मन करता है, ना काम करने का मन करता है। और फिर मंदाग्नि रहती है, कभी कभी अतिसार होता है उन लोगों को, आंखों की शक्ति जो रहती है वो कम हो जाती है, क्योंकि शुक्र का क्षय होगा तो मज्जा का भी क्षय होगा, तो इंद्रिय की शक्ति भी दुर्बल होगी, तो चश्मा लग जाता है उनको, देखने में भी बहुत वीकनेस आती है, आंखों का नीलापन आ जाता है, अजीर्ण जैसे उपद्रव बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। और ये आजकल क्या है कि छोटे बच्चों में भी हो रहा है, जैसे प्यूबरिटी का एज शुरू होता है तो ये शुक्र में के कंडीशन आ जाते हैं, यूरिन के साथ भी स्पर्म आता है, ऐसे भी नाइटफॉल होता है, दिन भर उनको निकलते रहते हैं, हस्त मैथुन कर करके निकालते रहते हैं। अब इसकी चिकित्सा जो है, सबसे पहले भेषज रत्नावली में ही बताया, मैंने जो अपने सर के नोट्स बताए उसमें कषाय रसात्मक, स्तंभन और रसायन बताया, लेकिन भेषज रत्नावली ग्रंथोक्त है, तो इन्होंने सबसे पहले बोला है कि विरेचन कराना चाहिए। शुक्र में है प्रथमा क्रिया संशोधनी हिता, इसमें विरेचन द्वारा अपान का वायु जो है उसको अच्छी तरह से अनुलोमन करना है, तो विरेचन करके फिर पूरी तरह से क्लींजिंग करना है,
अब दूषित वायु जो है, जो एक ही जगह पे जाके और बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के शुक्र निकाल दे, तो अपान वायु को निकालना बहुत जरूरी है। इसी तरह से पक्वाशय को शुद्ध करना जरूरी है, पुरुषाशय को शुद्ध करना जरूरी है, मूत्राशय को शुद्ध करना, जो मल रूपी सारा चीज विकृत है, भाव पदार्थ है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। और जो वायु से प्रेशर आ रहा है बहुत ज्यादा वहां के नर्व्स पे, वो जो प्लेक्सिस है नर्व्स का, उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो मल जब निकल जाता है तो शुक्र में काफी हद तक फायदा हो जाता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि अन्नपान औषधे सर्वे धातु पुष्टि करे वृषम रेतसो रक्षणम तत्र कार्य चाति प्रयत्नता। इस रोग में वीर्य को पुष्ट करने वाली दवाइयां, अन्नपान ऐसी योजना करना चाहिए, औषधि प्रयत्न देना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक वीर्य की रक्षा करना है। हमारा पेशेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का जिंदगी रहेगा तभी वो हमको पैसा दे पाएगा और हमको भी समाधान मिलेगा कि हमारा पेशेंट स्वस्थ है। तो इसीलिए सबसे पहले उसके वीर्य की रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए इन्होंने बोला है प्रायशः शयने ये शाम च्युति शुक्र से जायते ब्राह्म मुहूर्ते उत्थानम तेषाम आवश्यकम मतम। सबसे पहले जिन लोगों को रात में सोते सोते नाइटफॉल हो जाता है, तो उसमें हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठाने का उनको रूटीन करना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्ते उत्थानम, ब्राह्म मुहूर्त में उठाना है हमें। उनको बोलना है कि आप 4 से 5 के बीच में आप लोग उठ जाइए, क्योंकि निद्रा जो रहता है उसका स्वाभाविक आवेग जो रहता है वो समाप्त हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सत्व गुण की जागृति होती है। सत्व गुण जितना रहेगा उतना मनों की विकृति, मानसिक विकार दूर होंगे। आप और सुबह उठते उठते ऐसा बताया कि दिनचर्या में ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, ब्राह्मण मुहूर्त में उठना चाहिए स्वस्थ स्वास्थ्य के रक्षा करने के लिए। और फिर उसके बाद में बोला है कि कृत शरीर चित्त निवृत्त कृत शौच विधिस्तता। शरीर के जो भी शरीर की चिंता छोड़कर सबसे पहले मल मूत्र का त्याग करना है। जो लोग सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनको सबसे पहले मल और मूत्र का वेग आता है, तो पेट अच्छे से साफ हो जाता है। जब मल निकल जाएगा, जब शारीरिक मल निकलेगा तो वो मानसिक मल भी निकल जाता है, रज और तम भी कम हो जाता है, अपान की भी शुद्धि हो जाती है। तो इसीलिए टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। और जिनको प्रायः स्वप्न ज्यादा आते हैं, और स्वप्न क्यों आते हैं, जो लोग उस टाइम पे सोते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते हैं, तो उनका मूत्राशय और पक्वाशय भरा रहता है, मल संचिति रहती है मूत्र के रूप में या मल के रूप में या अपान वायु के रूप में, उनको ही सपने जो रहते हैं बहुत ज्यादा आते हैं। तो दुस्वप्न निकल जाएगा तो मतलब पेट साफ हो जाएगा तो दुस्वप्न भी निकल जाएगा, फ्रेश लगेगा, पूरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए, और अगर वो नहीं होगा तो शुक्र च्युति हो जाती है। बहुत सारे लोगों का नाइटफॉल होने का कारण ये है कि रात को लेट तक जागते हैं, मोबाइल पे गंदे गंदे वीडियोस देखते रहते हैं, पॉर्न वीडियोस देखते हैं, एडल्ट वीडियोस देखते हैं, किसी लड़की से बात करते हैं, मतलब जो भी उत्तेजना देने वाली चीजें हैं वो सब करते हैं। और रात्रि जागरण रहता है वायु का प्रकोप करने का, शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ने वाला सब हेतु है। इसलिए जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। तो इससे क्या रहता है कि शुक्र च्युति जो रहती है वो पूरी तरह से बंद हो जाती है, और रोगी का जो आलस्य है वो भी चला जाता है, फ्रेशनेस रहता है, पूरा एनर्जेटिक फीलिंग होने लगती है। इसी तरह से कुछ क्वाथ देना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठाना है। वो पहले हमने दिनचर्या को अच्छा कर दिया, रात्रिचर्या को अच्छा कर दिया। अब कुछ क्वाथ है जो कषाय रसात्मक, स्तंभन करने वाले और रसायन द्रव्य है, जो शुक्र को गाढ़ा कर देते हैं, जो पानी जैसा हो गया उसको गाढ़ा करते हैं। तो और इतना इंटरेस्टिंग है ना, आप लोग को इतना मजा आएगा। आप लोग पेशेंट को ठीक करेंगे ना, वो एक पेशेंट ठीक होगा तो 1 लाख पेशेंट को लेके आएगा। वो बार बार बोलेगा कि ये डॉक्टर के पास आप जाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ऐसा पेशेंट मिलेगा। एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, वो लोग देते हैं, वो बोलते हैं कि आपका वो गाढ़ा बढ़ गया तो वो निकल ही जाएगा। एलोपैथी साइंस ने तो मतलब जो डॉक्टर्स लोग इस तरह का ज्ञान देते हैं वो एकदम भ्रष्ट लोग हैं, उनको असली ज्ञान नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि आप शुक्र निकालिए, मास्टरबेट करिए, ये गलत है। शुक्र रक्षा होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कुछ दवाई बताते हैं। भेषज रत्नावली में ऐसा बताया कि शुक्र में नाशना को आता, त्रिफला दारू दार्व्यब्धम पायस्त्वरक्त चंदनम त्रिफला मुस्तकम दारू कृष्णा गुरु के शेरुकम तांबुलामय शेवालम श्लोक पाद समापना कषाय समन्त्याशु शुक्र में हम न संशय। इतना बढ़िया बढ़िया बताया। त्रिफला का प्रयोग करना है, देवदार का प्रयोग, दारू हल्दी और मुस्ता, ये एक योग है। त्रिफला, देवदार, दारू हल्दी और मुस्ता एक योग है। इसका काढ़ा बना के और सुबह शाम पेशेंट को पिलाइए, तो शुक्र में का लक्षण है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, शुक्र गाढ़ा हो जाता है। और जब वो निकालना चाहेगा तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, अपने आप निकलने मतलब कंट्रोल पावर आ जाता है पूरा। जो वहां पे स्पर्मेटिक नर्व्स हैं उनको ताकत आ जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है।
एक एक सेल जो है हमारा, शुक्र धातु का एक एक सेल इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, क्योंकि वो रीजनरेट करता है। कहीं पर भी कट जाता है, छिल जाता है, तो रीजनरेट करने का कार्य शुक्र का ही रहता है। सार्वदेहिक शुक्र का बहुत ज्यादा, जितना शुक्र रहेगा उतना मस्तिष्क अच्छा रहेगा, सोचने समझने की शक्ति अच्छी रहेगी। जो बड़े बड़े लोग, जो डिसीजन लेने का ताकत रहता है और दृढ़ संकल्प रहता है, वह सब शुक्र के वजह से होता है। जो लोग शुक्र निकलते रहते हैं वो लोग कुछ भी, उनका डिसीजन भी अच्छा नहीं रहता है, वो लोग बहुत ज्यादा कमजोर रहते हैं मानसिक रूप से। और दूसरा है कि अर्जुन की छाल और चंदन, रक्त चंदन और अर्जुन की छाल, ये अगर दे दिया जाए तो बहुत बढ़िया काम करता है। ये कषाय रसात्मक भी है, रसायन भी है, स्तंभन कार्य भी करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से त्रिफला, मुस्ता और देवदार, ये तीसरा कषाय बताया। त्रिफला लाई और सिंपल सिंपल ड्रग है, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। त्रिफला, मुस्ता और देवदार। इसी तरह से कुष्ठ वनस्पति, अगरु वनस्पति और कसेरुका। कसेरुका आप लोगों को मालूम है, जो हम लोग इसमें खाते हैं, सिंघाड़ा का आटा जो उपवास में खाया जाता है। तो कुष्ठ वनस्पति, अगरु वनस्पति और कसेरुका का चूर्ण, इसका काढ़ा बना के सुबह शाम ले लिया जाए, बहुत अच्छा, शुक्र में अच्छा काम करता है। इसी तरह से पान का पत्ता का जड़ जो रहता है, मतलब तांबुल का जो जड़ रहता है वो लेना है, कुष्ठ लेना है, और शेवाल जो यहाँ जो कमल के इधर शेवाल रहता है उसका प्रयोग करना है। तो ये सारा इनका काढ़ा बना के पीना है, तो शुक्र में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से एक चंदनादि क्वाथ बताए, चंद्रम तिफला देवदारु कुष्टम कशेरुका शिवाल मर्जुनम दुर्वा निशा बला तथा क्वाथमेशम पिबे शुक्र में शर्करया युतम, शर्करया युक्तम। इतना बढ़िया बताया कि लाल चंदन लेना है, देवदारू, फिर त्रिफला, कुष्ठ, कसेरुका, शेवाल, अर्जुन की छाल, दुर्वा, हल्दी, दारू हल्दी, अगरू, बलामूल, इन सबको मिक्स करना है और इसका काढ़ा बनाना है। एक भाग चूर्ण और 16 गुना पानी, इसको उबाल के 1/4 कर देना है, और इसमें थोड़ा सा मिश्री या खांड डाल के और यह पीना है, सुबह शाम देना है। ये मिश्री इसलिए डालना है, यहाँ पे मधुर रस का प्रयोग है क्योंकि इतना सारा कषाय रसात्मक द्रव्य है। तो ये जब देते हैं तो शुक्र का वृद्धि भी करता है, शुक्र को स्तंभन भी करता है और शुक्र को टिकाए भी रखता है। तो शुक्र में, स्पर्मेचुरिया, इन सब में बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से एक दुर्वादी क्वाथ है, दुर्वाच मुर्वा कुश काशमूलम दंती समंगा स शालमली च शुक्र प्रमेह क्वथितम जलेन पालम हितमा रुद्र प्रमेह। मतलब दुर्वा है, दुर्वा मुर्वा मूल है, कुशा की जड़ है, कास की जड़ है, दंती मूल है, मंजिष्ठा है, शालमली की जड़ है। इनके क्वाथ को शुक्र में या रक्त में है, अगर कभी कभी शुक्र इतना ज्यादा निकलता है कि ब्लड आने लगता है, इतना ज्यादा शुक्र निकालने का, मास्टरबेट करने का गंदी आदत रहती है, तो रक्त में भी काम करेगा, शुक्र में भी काम करता है। इससे बहुत अच्छा, इसमें शुक्राशय की दुर्बलता और उष्णता जो रहती है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है, तो इसका प्रयोग करिए। इसी तरह से बताया शालमल्या स्वरसो गया शुक्र में है निशोधना, शुक्र में हरो दृष्टा शौद्रणामल की रसा। मतलब जो शालमली के छाल का रस ले लिया या शालमली के जड़ का रस, मूल का रस ले लिया, यह शुक्र में को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, वृश्य भी रहता है और शुक्र का क्षय को भी रोक देता है। इसी तरह से आंवले का रस में मधु मिलाकर सेवन करने से शुक्र में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसी तरह से बता रहे हैं कि स्वप्ने शुक्र चितुर्न स्यादति चाद्याशुर प्रियाम सकर्पुरा ही फेनस्य सेवनम च तदर्थकृत। मतलब शीतल चीनी जो लेना है वह ले लेना है, उसका चूर्ण या रेवा चीनी जो है उसका प्रयोग कर दिया जाए तो उससे शुक्र का शरण नहीं होता है। और अफीम है और कर्पूर है, इसका अगर उचित मात्रा में अगर सेवन कर दिया जाए, एक एक रत्ती सुबह शाम, अफीम और कपूर का चूर्ण इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा ये शुक्र में अच्छा काम करता है। इसी तरह से शालमली घृत बताया है, शालमली द्रव संयुक्तम क्षर्पी शागपयोन्मितम अश्वगंधम वरीम रासनी मुस्लिम विश्व भेषजम अनंता मधुकम द्राक्षा दत्वा च फलमानता पचेन मंदाग्निना वैद्य पात्रे स्मृत परिनिर्मिते परमयान निकला नहंति शुक्र में हम विशेषता क्लैब्यम धातु शयम शोषम काशम चैत्वद्वरम घृतम। मतलब गाय का घी 2 प्रस्त लेना है, शालमली का जड़ लेना है 2 प्रस्त, बकरी का दूध लेना है। बकरी का दूध जो है वो क्षयात्मक संप्राप्ति के लिए, राजयक्ष्मा जन्य संप्राप्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर रासना लेना है, मुसली लेना है, मुसली शुक्र बढ़ाता है।
और रासना है वायु का प्रकोप शांत करता है, और रासना खुद भी शुक्र मतलब इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। शुंठी लेना है, वो दीपन पाचन करता है, शुक्र वृश्य कार्य करता है। अनंत मूल लेना है, यष्टि मधु लेना है, द्राक्षा लेना है, सभी एक एक पल में मात्रा में लेके और घृत सिद्ध करके इसका सेवन करना है। तो शालमली का घृत है, यह सेवन करने से सभी तरह से शुक्र में ठीक होता है। क्लैब्यता जो है, नपुंसकता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, और धातुशय ठीक होता है। कास जैसे जितनी भी बीमारी है वो सब ठीक हो जाता है। क्योंकि शुक्र का अतिशय हो गया तो पेशेंट बहुत क्रुश हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। तो यह घृत जो है वह उसका हेल्थ भी अच्छा कर देता है, शुक्र का क्षय भी रोक देता है, शुक्र बढ़ा भी देता है। इसी तरह से चंदनादि चूर्ण, हमें पेशेंट को यह बोलना है कि आप शुक्र जो रोज रोज निकाल रहे हैं, इससे अच्छा है कि शुक्र बनने दीजिए, पूरा टैंक फुल होने दीजिए, और तब शुक्र निकालेंगे तो कभी तो निकाल दिया तो आपको माइंड से भी रिलैक्स होगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। तो एक ही बार करिए ना, रोज रोज कर करके रोज रोज के छोटे छोटे आनंद से अच्छा है एक ही बार लीजिए, लेकिन अच्छा लीजिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करिए, ना कि लाइफ को बर्बाद करिए। इसी तरह से चंदन आदि चूर्ण है, चंद्रम शालमली पुष्पम त्रिजातम रजनी द्वयम अनंतम सर्वामुस्तम उष्णम यष्टिकामलके तामलिम शुभाम भारंगी देवदारु हरितकिम सर्वद्विगुणम लोहम चैकत्र परिमर्देत प्रमेहा विजित श्वास काशो ज्वरन ज्वरस्तथा प्रसादना से नश्यंती दुर्नामानि च कामला। मतलब चंदन लेना है, सेमल के फूल लेना है, दालचीनी, छोटी इलायची, तेज पत्र, हल्दी, दारू हल्दी, अनंत मूल, श्यामलता, मोथा मुस्ता, उशिर, मुलहटी, आंवला, मुसली, वंशलोचन, भारंगी, देवदार, हरित की, इन सबको लेके और इसमें 16 भाग लौह भस्म मिला के 36 भाग लौह भस्म मिला के इसका प्रयोग करना है। तो चंदन आदि चूर्ण जो है प्रमेह, शुक्र में श्वास का जीर्ण ज्वर, अर्श, कामला प्रभृति सारे रोगों को नष्ट कर देता है। क्योंकि शुक्राशय अगर दुर्बल है तो किसी किसी को क्या होता है कि पाइल्स भी हो जाता है, मतलब वहां पे जो रेक्टल वेन से वो डायलेट होके पाइल्स, अर्श, बवासीर कर देता है, और प्रमेह भी कर देता है। तो यहाँ पर हम जब ये देते हैं तो अनुलोमन करता है, धातुओं को बल देता है, और पाइल्स भी ठीक हो जाता है। इसी तरह से माक्षिक आदि चूर्ण बताया है, स्वर्ण माक्षिक, रस सिंदूर, खरपर भस्म, रजत भस्म, शिलाजित, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, शालमली का फूल, शालमली का जड़ का छाल, विदारी, गोक्षुर का बीज, ये सब का प्रयोग करते हैं तो शुक्र में बहुत बढ़िया काम करता है। आपको जो जो चीज अवेलेबल है उनका प्रयोग करिए, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से शिलाजित लेना है, रस सिंदूर लेना है, उसको मिक्स करके और शुक्र में लेना है, इससे बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से स्वर्ण माक्षिक की भस्म शहद के साथ और वंशलोचन को साथ में लेना है, तो इससे शुक्र में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जो पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं उनको वंशलोचन और गिलोय का रस और स्वर्ण माक्षिक भस्म इसको साथ में सेवन कराएं, पित्त प्रकृति वाले जो लोग हैं उनका शुक्र में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसी तरह से एक कामधेनु रस आता है, उसमें रस सिंदूर है, अभ्रक भस्म है, सत्सक का भस्म है, फिर कर्पूर है, मतलब नाग भस्म है उसमें, सॉरी, रस सिंदूर है, अभ्रक भस्म है, नाग भस्म है, कपूर है, स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण माक्षिक भस्म है, खरपर का भस्म है। इसको कमल का रस में मर्दन करके सेवन कराना है, और ये कामधेनु रस मार्केट में मिलता है, इसका प्रयोग कराएं तो प्रमेह में और शुक्र में बहुत अच्छा काम कर देता है। अगर शुक्र शरण से कटिशूल हो रहा है, बहुत ज्यादा शुक्र निकल गया और कमर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको भी ये ठीक कर देता है, और शुक्र के सारे दोषों को, जो अष्ट शुक्र विकार है, शुक्र दोष है, वह जो बताए वात से, पित्त से, कफ से, कुंडभ ग्रंथि, मतलब ये सबसे जो शुक्र की दृष्टि होती है वह सबको ये कामधेनु रस ठीक कर देता है। इसी तरह से शिलाजत्वादि वटी, शिलाजत्वादि लौह है, उसमें शिलाजित है, अभ्रक भस्म है, स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण शुद्ध गुग्गुल है, फिर सुहागा है, टंकन है, इन सबको मिक्स करके भृंगराज के रस में मर्दन करके गोली बना लेना है। और ये शिलाजत्वादि वटी है, इसका प्रयोग करने से, शिलाजत्वादि वटी है, शिलाजत्वादि लौह, इसका प्रयोग करने, और मैं करता हूँ अपने प्रैक्टिस में, मेरे को तो बहुत अच्छा फायदा होता है इसका प्रयोग करने से। दो दो रत्ती की गोली बना के, मतलब 250 mg 250 mg का गोली दूध के साथ सेवन कराते हैं तो यह शुक्र में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से चंदनासव आता है, श्वेत चंदन, गंधमाला, मोस्ता, गंभारी, नीलोत्पल, प्रियंगु, पद्माक, लोद्र, मंजिष्ठा, लाल चंदन, पाठा, चिरायता, वड़ की छाल, पिपली, खजूर, पित्त पापड़ा, यष्टि मधुर, आसना, पटोल पत्र, कांचनार की छाल, आम की छाल, मोचरस और धात की पुष्प डाल के इसको चंदनासव बनाते हैं। और इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो ये बलवर्धक है, पुष्टिकर है, शुक्र में को नष्ट करता है, और ये 45 ml सुबह, 45 ml शाम को इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्रमेह रोगाधिकार में जितने भी काढ़ा है उनका प्रयोग अगर शुक्र में कर दिया जाए तो वह सब जो प्रमेह के क्वाथ है, जो चूर्ण है, उनका प्रयोग करने से शुक्र में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ पथ्य बताए हैं,
शुचित्वं ब्रह्मचारित्वं कार्य तत्परता तथा सुपचम शुक्र कृचान्न सताम संग सताम कथा शांत विरसा स्वाध्याय शुक्र में ही सुखम भजेत। मतलब इसमें पवित्रता, शारीरिक पवित्रता रखना भी जरूरी है, मानसिक पवित्रता, पूरा क्लींजिंग होना चाहिए। पूरा स्नान करते टाइम वो एरिया जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए। अगर साफ नहीं होगा तो ये बहुत बार बार शुक्र में होने का कंडीशन हो जाता है। तो पवित्रता होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई भी काम में लगे रहें, या तो पढ़ाई करें या कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे तो मन उधर नहीं जाएगा। फिर सुपाच्य खाना, वीर्यवर्धक खाने का, अन्न का सेवन करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की जीवन की कथाएं सुनना चाहिए, मतलब जो बड़े बड़े लोग अपने हो गए, लीजेंड लोग हो गए, उनकी कथाएं सुने, उनका बुक पढ़ें, उनके बारे में ज्यादा ध्यान दें। फिर शांत रस और वीर रस के काव्यों को पठन और पाठन करना चाहिए। स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, फुटबॉल देखें, फुटबॉल का मैच कैसे हो रहा है, साइकिलिंग, क्रिकेट देखें, मतलब किसी ना किसी तरह से जो वीर रस वाली चीजें हैं, या शांत रस जो माइंड को शांत करे, उत्तेजक चीजें ना देखें, यह सबसे बड़ा पथ्य है। उसी तरह से अपथ्य बोला है कि अभिसंधि दीर्घ जरम तीक्ष्ण पानान्न में वचा संतापम मैथुनम मध्यम लंघना जाति जागरम दिवा निद्रा शुचम क्रोधम आलस्यम चाति चिंतनम असताम च सदा संगम शुक्र में ही विवर्जित। मतलब अभिसंधि पदार्थ, देर से पचने वाले पदार्थ, तीक्ष्ण पदार्थ जैसे लाल मिर्च, हरी मिर्च और गरम मसाले, इसका पान और भोजन नहीं करना चाहिए। फिर अग्नि संताप नहीं करना चाहिए, मैथुन का ना बात करना चाहिए, ना सोचना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं जिसमें सारा गंदे गंदे क्लासमेट्स आ जाते हैं और वो ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और गंदी गंदी बातें की जाती है, दिन रात सारे वैसे ही बातें की जाती है, वैसे वीडियो चलाए जाते हैं। वो सबसे दूर रहना है। और आप लोग आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोगों को तो अपना ना डिग्निटी को मेंटेन रखना ही चाहिए। क्या होता है कि मेरे भी क्लासमेट है ना, वो लोग ना गंदी गंदी बातें करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ज्वाइन कर दिया तो मैंने उनको बहुत दूर 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 से डांटा, जोर जोर से डांटा। तो मुझे कभी भी कोई गंदे ग्रुप में कोई ज्वाइन नहीं करता है। और डॉक्टर का कैसा रहता है, रेस्पेक्टफुल जॉब रहता है। मतलब जो हम पब्लिक फिगर है, हमारा जो काम रहता है, हम लोग ऐसे बातें नहीं करना चाहिए, ना सोचना चाहिए, ना उस संगति में रहना चाहिए। इन्होंने बोला है कि दुष्ट पुरुषों का संग, दुष्ट मतलब जो गंदी बातें करते हैं, गंदे विचारों वाले, उनके साथ नहीं रहना है। हमें अच्छे लोगों के साथ रहना है जो अच्छी बातें करते हैं और ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, और जो हमारे प्रोफेशन को आगे बढ़ाए, उनके साथ संगति रखना है। अत्यंत चिंता नहीं करना है, अत्यंत क्रोध नहीं करना है, अत्यंत आलस नहीं करना है, अत्यंत शोक नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है, रात को जागना नहीं है, उपवास नहीं करना है, मद्य का सेवन नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है। ये सब शुक्र में ही को त्याग कर देना है। हमें खुद को भी अच्छा बनाना चाहिए कि पेशेंट हमारे बात सोचे कि ये डॉक्टर तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो हमें खुद को भी, खुद का भी आचरण अच्छा रखना चाहिए और पेशेंट को भी अच्छा चीज दिखाना चाहिए। अगर डॉक्टर ही है, कोई स्त्री रुग्ण आई है और उसको गंदी नजर से देख रहा है, ईव टीजिंग की तरह से देख रहे हैं, तो उसके पास पेशेंट आएंगे क्या? हमारा विचार, हमारा देखने का बॉडी लैंग्वेज, ये सब इतना पवित्र होना चाहिए कि कोई भी हमारे पैर छुए, मतलब इतना रिस्पेक्टफुल हमारा जो काम है वो, उसके लिए आचरण अच्छा होना चाहिए। और यही जो बताया चतुष्पाद, दक्ष तीर्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मा शुचिर विषक, जो वैद्य है वो दक्ष होना चाहिए, शुचि होना चाहिए, अंतर और बाह्य शुचि होना चाहिए, पवित्र इंसान होना चाहिए, उसका मन का भी शुद्ध होना चाहिए, बोलने में भी शुद्ध होनी चाहिए, कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, एकदम पवित्रता रहनी चाहिए। ऐसा ही हमें पेशेंट को भी आचार रसायन जो बताया चरक संहिता में कि सत्यम, सत्य बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, दुराचार नहीं करना चाहिए, किसी बारे में गलत नहीं सोचना, ये सब हमें पेशेंट को भी काउंसलिंग में करना है, सिखाना है। तो ये हमारे पेशेंट को और अच्छा से ठीक कर देगा। तो अब मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप लोग के जो भी कमेंट्स है वो आप इनबॉक्स में लिखिए, जो डाउट्स है उसको मैं उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। शुक्र में का जो है अभी बर्निंग टॉपिक है, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं और वो लोग ना शर्माते हैं कि किस डॉक्टर के पास इसका इलाज है और अच्छा इलाज है, इसलिए आप लोग शुक्र में का इलाज करिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। अभी बहुत सारे कमेंट आए, 40 कमेंट्स आ गए हैं। आप लोग को और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर श्रुति निगम मैम नमस्ते प्रणाम आपको, आपका ही नमस्ते सबसे पहले मुझे दिख रहा है। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और ये सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक, ये मेरा एक विश्वास है आप लोगों पे, इतना विश्वास है कि आप लोग कभी भी असफल नहीं होंगे, आप लोग का चिकित्सा 100% सही होगा, ये विश्वास के साथ मैं बोलता हूँ। मुझे इतना आप लोग पे ट्रस्ट है, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से एक ना लिंक दिया जा रहा है,
तो वो लिंक आप ज्वाइन करके ये लेक्चर सब सुन सकते हैं। और डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि साइनोसाइटिस होना ये समझ में नहीं आया सर इस समय कॉम्प्लिकेशन। साइनोसाइटिस जो होता है वो मल वेग का रोध होने से अपान वायु जब दुष्टि होती है, अपान वायु नहीं निकलता है तो प्रतिशय एक लक्षण है, मतलब नीचे का कनेक्शन ऊपर तक आता है। क्योंकि जो अपान वायु है उसने मूत्र को नहीं निकाला है, पुरुष को मतलब कॉन्स्टिपेशन हो गया वहां पे, मतलब जो हमारा बैलेंस है ना क्लेद वो नहीं निकल पाते तो साइनोसाइटिस होता है। यहाँ पर जब एक बीमारी होती है जैसे शुक्र में हो रहा है तो उससे कॉन्स्टिपेशन भी होगा, मूत्र प्रवृत्ति भी विकृत हो जाती है, उसका इफेक्ट साइनोसाइटिस में होता है, यह प्रतिशय होता ही होता है, एक दूसरे से सब रिलेटेड रहते हैं। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन और स्पर्मेटोरिया अलग अलग है या एक है? नहीं, ये अलग अलग है सर। प्री मैच्योर इजैकुलेशन होना, प्री मैच्योर इजैकुलेट होना चाहते हैं लेकिन उसके पहले हो जाना, और स्पर्मेचुरिया जो रहता है वो कभी भी हो जाता है, उसमें वो इजैकुलेट करने का सोचे या ना सोचे, वो केवल मन में सोचेगा और उसको निकल जाएगा। तो एक होता है कि हम करने जा रहे हैं और प्री मैच्योर जल्दी निकल गया, और एक होता है स्पर्मेचुरिया वो जो कभी भी होता है, यूरिन पास करते टाइम, छींकते टाइम, खांसते टाइम, जम्भाई लेते टाइम, या केवल मन में सोच ले तब, कपड़े से घर्षण हो गया तब निकल गया, कभी भी हो जाता है। तो स्पर्मेचुरिया होता है अति होने से होता है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो रहता है वो कभी कभी होता है, वो इतना ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता मतलब पर्सनल लाइफ में जितना स्पर्मेचुरिया होता है। और स्पर्मेचुरिया जो रहता है ना वो यूरिन में निकल रहा है, तो कितना आप सोचिए, कितना मतलब यूरिन में भी निकल रहा है, ऐसे भी निकल रहा है, और पेशेंट कितना वीक होता होगा। सोचिए, ऐसा कल्पना करिए कि उसका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कितना उसका पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सोचिए कितना भयंकर स्थिति है। डॉक्टर अंजना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मुकेश साहू जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग के प्रैक्टिस में सब पेशेंट आते हैं। श्री वरुण शाह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आर्या इंडिया जी नमस्ते, प्रणाम सर आपको। श्री वरुण शाह जी बोल रहे हैं कि सर शुगर के पेशेंट को जिसका सेक्सुअल डिसेबिलिटी हो तो क्या देना चाहिए? उसमें प्रमेह वाली चिकित्सा बताया ना मैंने, प्रमेह की चिकित्सा ही यहाँ पे स्तंभन करने वाली रसायन द्रव्य, जो मीठा दवाई नहीं है, मतलब मधुर रसात्मक और कफ वर्धक नहीं है, वैसे द्रव्य देने का उससे फायदा हो जाता है। डॉक्टर मिश्रा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि सर कषाय रस से वीर्य स्तंभन और गाढ़ा कैसे होता है? कषाय रस जो रहता है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान रहता है, पृथ्वी महाभूत प्रधान रहता है। और आप लोगों को पता है कि पार्थिवता लानी चाहिए, शुक्र क्षय हो रहा है मतलब उसमें ना बहुत ज्यादा द्रव गुण बढ़ गया है शुक्र में, तो जब तक वो पार्थिव नहीं होगा वो गाढ़ा कैसे होगा? इसलिए वो वीर्य स्तंभन करने के लिए पार्थिव चीज कषाय रसात्मक द्रव्य का प्रयोग करते हैं, उसी से गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर शशि तिवारी जी बोल रहे हैं बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ईडी। बेस्ट ट्रीटमेंट तो बहुत सारा है शशि तिवारी जी। अभी मैं ईडी पे एक लेक्चर लूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है। अभी क्योंकि टाइम भी हो गया, मैं ईडी पे पूरा अच्छे से बताऊंगा। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं सर वृक्ष योग के साथ आपने जो कषाय रसात्मक द्रव्य बताए वो मिक्स करके दे तो वीर वृद्धि प्लस स्तंभन और गाढ़ा भी बनेगा 100%। वृक्ष योग जो रहता है उसमें अश्वगंधा है, मुसली है, शुंठी है, कपिकच्चू का बीज है, अश्वगंधा है, शतावरी, ये सारे द्रव्य जो रहते हैं वो गाढ़ा भी बनाते हैं, स्तंभन भी करता है। लेकिन सबसे पहले ये जो आहार विहार, पथ्य पालन, ये करना बहुत जरूरी है। आप वृक्ष योग दे रहे हैं और पेशेंट लेट तक उठ रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहा है, उसके विचार शुद्ध नहीं हो रहे हैं, तो कोई इतना भी दवाई दीजिए वो नहीं होगा। मन जब तक कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है अर्जुन को कि मन जो है बहुत चंचल होता है। ऋषि मुनि लोगों का भी मन जो रहता है वो कामिनी या स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाता है, उनकी तपस्या भंग हो जाती है। तो मन को कंट्रोल करना, और मन ही जो है वो हमारे आत्मा के साथ शरीर को त्याग करके दूसरे योनि में जाता है। मन ही है तो वो क्या करता है कि मतलब वो पुण्य करता है, मन ही हमारे को पुण्य करने में प्रवृत्त करता है या पाप करने में प्रवृत्त करता है। मतलब अगर रज और तम ज्यादा बढ़ गए तो पाप करता है इंसान, गैंग रेप जैसे कंडीशन होते हैं। और अगर मन पवित्र है तो वो अच्छे कर्म करेगा। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन का गति बहुत ज्यादा रहता है, और मन ही जो है अभी कोरोना टाइम में सब जगह मन दुखी है, बहुत ज्यादा डर रहा है, एंग्जाइटी है कि कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। मन पे अगर जीत कर लिया, और ये वृक्ष योग जो है ना ये मन को स्ट्रांग बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग करने से, और मन को मतलब ये दवाइयां तो करेंगी, शरीर को ताकत देंगे, हमें मन को भी स्ट्रांग करना है। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको।
डॉक्टर अनुरिता जी बोल रहे हैं पित्त प्रकृति वाले को वंशलोचन वाला फॉर्मूला। जो पित्त प्रकृति वाले जो है ना उनको गुडुचि का स्वरस, वंशलोचन और स्वर्ण माक्षिक भस्म को शहद के साथ देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ये मैंने भी किया है पित्त प्रकृति वालों को। फिर से बताता हूँ, स्वर्ण माक्षिक भस्म, वंशलोचन और गुडुचि का स्वरस या गुडुचि का काढ़ा। गुडुचि तो सबसे श्रेष्ठ है। पित्तज प्रकृति वाले को वंशलोचन जो है वह शुक्र बढ़ा देता है, शुक्र को गाढ़ा करता है। ठीक है। डॉक्टर योगेश्वर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। मैं देखिए इतना आप लोगों को इतना मेहनत से बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी पेशेंट आते हैं हमारे पास, हमें उनको सॉल्व करके ठीक करना है, पेशेंट लोगों की आयु को बढ़ाना है, स्वस्थ करना है हमें। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं पित्त प्रकृति में शुक्र स्तमन और गाढ़ा करने के लिए क्या दें। चंद्रप्रभा वटी से गर्मी बढ़ती है पित्तज पेशेंट में? ऐसा तो नहीं है, चंद्रप्रभा से बढ़ती है ऐसा नहीं है। पित्तज प्रकृति में मैंने बताया स्वर्ण माक्षिक भस्म है, वंशलोचन है और गुडुचि का स्वरस, ये देते हैं। और चंद्रप्रभा से कभी भी गर्मी नहीं बढ़ती है। आपके चंद्रप्रभा में कुछ गड़बड़ है, मतलब आप कंपनी मेड को यूज कर रहे हैं उसके वजह से बढ़ रहा है। नॉर्मली चंद्रप्रभा से कभी भी गर्मी नहीं बढ़ती है। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुमित घोष जी नमस्ते, प्रणाम आपको। वरुण शाह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शशि तिवारी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण शाह जी बोल रहे हैं जूम का आईडी पासवर्ड मैं यहाँ नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हैक हो जाता है, कोई अनवांटेड चीजें घुस जाते हैं। आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको पर्सनल पे दे दूंगा। मैं यहाँ जूम का आईडी और पासवर्ड नहीं दे सकता हूँ। डॉक्टर रीना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर लक्ष्मण आयुर्वेद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि दोनों का कारण एक, हाँ दोनों का कारण एक ही है और एक जैसे ही सिम्टम होते हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन और स्पर्मेचुरिया, दोनों का एक ही है। लेकिन वो यूरिन से निकलना स्पर्मेचुरिया और प्री मैच्योर इजैकुलेशन वो बिना यूरिन के प्री मैच्योर जल्दी निकल जाना, ये दोनों में थोड़ा तो डिफरेंस है ही ना। डॉक्टर योग्या यादव जी बोल रहे हैं गिलोय का प्रयोग फीवर कम करने के लिए कैसे करना चाहिए 12 साल के बच्चे के लिए? आप एक एक चम्मच सुबह शाम कर सकते हैं। तो गुडुचि बहुत अच्छा रहता है। गुडुचि कटुका तिक्ता स्वादुपाक रसायनी संग्रहणी कषाउष्ण लघ्वी बल्याग्नि दीपनी दोषत्राम त्रिदाह में काशांच पांडुताम कामला कुष्ठ वातास्त्र ज्वर कृमि वमिन। ज्वर शब्द है, ज्वर को दूर करता है। तो हर पेशेंट के लिए 12 साल का बच्चा है तो आप एक एक चम्मच सुबह शाम दे देंगे गुडुचि को शहद के साथ और हनी के साथ दे देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और गुडुचि से नहीं ठीक हो रहा है तो त्रिभुवन कीर्ति रस, महाजोरांकुश रस, फिर शंसमनी वटी, ये सब हम लोग देते हैं तो फायदा होता है। जैसा कंडीशन, केवल गुडुचि पे ही डिपेंडेंट मत रहिए। गुडुचि का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो लंगनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तको रसा, पहले लंघन कराना है, फिर स्वेदन देना है, फिर यवागु, फिर तिक्त रस, ऐसे क्रम करेंगे तब गुडुचि का प्रयोग करिए। पहले ही फीवर आया है, आम है और आपने गुडुचि दे दिया तो वह उतना जल्दी नहीं करेगा। उससे अच्छा है आप लोग रसकल्प का प्रयोग करिए तो जल्दी फायदा हो जाएगा। और रिस्क नहीं लीजिए कि हम आयुर्वेद प्रयोग करें लेकिन आपको यूज करना ही नहीं आ रहा है आयुर्वेद का, तो फिर वो अच्छा फायदा नहीं होगा। डॉक्टर अरुण सैनी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोले चंद्रप्रभा वटी को खाली पेट दे सकते हैं? 100% हम लोग देते हैं। वो अपान वायु पे काम करता है चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा वचाम स्तंभु निम्बम सुरधारो। मनीषा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। किसी को मेरे से कुछ पूछना है, डाउट है, तो मैं अपना नंबर देता हूँ और आप लोग ना अभी फरवरी वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए क्योंकि डेली इंटरेक्टिव सेशन जब भी होगा तो न्यू आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि कोई हैक ना कर ले, हैक करके या कोई अनवांटेड लोग घुस के हमारे सेशन को बर्बाद करते हैं। हम लोग इतना मेहनत से सब लोग पढ़ रहे हैं। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं इसमें कोई दवाई देने से पहले वातुनुलोमन कोष्ठ शुद्धि करते रहना चाहिए और दीपन पाचन करते दवाई तो अच्छा रिजल्ट आता है। आपका बात सही है, अपान वायु की शुद्धि होनी चाहिए, रोज का रोज मल मूत्र निकलना चाहिए। इसलिए रसायनानम चूर्णानम, मतलब रसायन के पहले भी हरित के नाम से चूर्णानम, हरित के आदि का प्रयोग बताया है। और मैंने तो अभी बताया ना कि ये शुक्र में सबसे पहले विरेचन कराना, संशोधन करना सबसे पहले बताया। तेजस मोदी जी बोले हैं कोई पेशेंट को खाली पेट देने के बाद घबराहट पसीने आने जैसी शिकायत हुई है? नहीं, वो पेशेंट को घबराहट और पसीना आना कुछ और वजह से हुआ है, चंद्रप्रभा वटी से कभी भी नहीं होता। आप चंद्रप्रभा जो यूज कर रहे हैं तेजस मोदी जी वो कंपनी का खराब है या फिर एडल्ट्रेटेड है, उसमें गड़बड़ है। चंद्रप्रभा देने से कभी घबराहट और पसीना आना, उल्टा वो मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करता है, अग्नि को बढ़ाता है, आम पचन करता है। तो आप ना कंपनी का चेंज कर दीजिए, आप वो ना दें। अभी मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग अच्छा चिकित्सा करिए और ऐसे पेशेंट जो आते हैं आपके पास परमेचुरिया, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या शुक्र में जो भी ऐसे पेशेंट आते हैं आप उनको जल्दी से जल्दी ठीक
अच्छा करिए और अपनी चिकित्सा को और अच्छा बनाइए। ऐसे शुभकामना देते हुए मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को। 8:15 बजे इंटरेक्टिव सेशन शुरू होगा। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंड है उनको आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। जो लोग नहीं ज्वाइंड है वो फेसबुक से देखिए, लेकिन आप इंटरेक्टिव सेशन में लाइव आके बात करेंगे तो आप लोगों का ज्ञान वृद्धि ज़्यादा होगा। बात करने से, विचारों का आदान प्रदान करने से ज़्यादा फायदा होता है। केवल सुनते रहना अच्छा नहीं है। आप लोगों को डाउट्स रहते हैं तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को।